Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? Am I audible? क्या आपको आवाज आ रही है? जितेंद्र सर का क्लास क्यों नहीं? पता नहीं ज्योतिषना, मैं तो रूम पे थी, मैं ऑफिस नहीं थी, चली गई थी क्लास लेके। ओके, तो अभी जो मॉक टेस्ट होने वाला है, इस मॉक टेस्ट को मैं अभी बना के लेके आ रही हूँ खुद अपने हाथों से। पहले व्हाट्सएप पे बनाया, लिखा, उसके बाद टाइप किया, कराया। तो आज मेरी तरफ से पूरा बना हुआ है, इम्पोर्टेंट इसमें सेक्शन है और काफी महत्वपूर्ण है ये आपका आज का मॉक टेस्ट, है ना? तो ध्यान से इसको लगाइएगा और बताना कितने मार्क्स आपके बनते हैं। जैसा आपका प्रीवियस ईयर है उस एग्जाम पैटर्न पर मैंने बनाने का पूरा कोशिश किया है कि उसी जैसा बने और एक्सपेक्टेड बने। ठीक है, तो लेट्स चेक, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। शुरू करें क्लास को। अभी काफी सारे लोग तो है नहीं, क्यों भाई? शुरू किया जाए क्लास को। आर यू रेडी गाइस? फास्ट कमेंट करिए। गुड आफ्टरनून प्रीति। चलो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आफ्टर 2 मिनट वी विल स्टार्ट द टेस्ट। स्टूडेंट बहुत कम है। आपका फेस ऑयली लग रहा है। हाँ, मैंने कुछ चलो शुरू कर रहे हैं क्लास को, है ना? क्या यूज करते हैं? कुछ नहीं लगाती, जब से मेरे को चिकन पॉक्स हुआ है मैं कुछ लगा ही नहीं रही हूँ, मना ही किया था मेरे को। चलो पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फाइंड आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्लॉज बताना है, कौन सा क्लॉज है। आई से दैट शी इज इंटेलिजेंट। सॉल्व कराते चले साथ के साथ। टाइम अप हो गया है, आंसर करिए फटाफट से। आंसर है इसका नाउन क्लॉज। देखो मैं आज साथ के साथ करा दे रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा है अच्छा खासा लेवल इसका,
तो साथ के साथ समझा देती हूँ। फाइंड आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्लॉज पहचानना था। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा वाक्य होता है, मतलब क्लॉज एक वाक्य का ऐसा खंड होता है जो कंजक्शन की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है? वाक्य का एक ऐसा खंड होता है जो कंजक्शन की सहायता से बनाया जाता है। और अलग अलग टाइप के क्लॉज होते हैं। ये जो मैंने पहला ऑप्शन दिया है प्रोनाउन क्लॉज, ऐसा कोई भी क्लॉज इस प्रकार का होता ही नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से अतिरिक्त दिया था। प्रोनाउन क्लॉज होता नहीं है। इसका रीजन क्या था ये देने का? इसका कारण ये था कि आपको दैट दिखाई देगा, शी दिखाई देगा, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यार दैट प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन क्लॉज बन जाएगा। ऐसे आपके दिमाग में पॉइंट आ सकते हैं। तो क्लॉज, पहली बात तो ये जो क्लॉज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक होगा। प्रोनाउन नाम का क्लॉज होता ही नहीं है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा कि अभी कौन सा होना चाहिए? अगर आप यहाँ देखेंगे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी नहीं है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा का पूरा क्लॉज बन रहा है, और इसीलिए ये बन जाता है क्या? नाउन क्लॉज। क्या बन जाता है? नाउन क्लॉज। क्योंकि ये क्या बन रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा प्रयोग हो रहा है। आई से दैट शी इज इंटेलिजेंट। मैंने कहा कि वो होशियार है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई नो द मैन हु केम हियर। आपको बताना है इस वाले पार्ट को देख के कि ये वाला जो पार्ट है कौन सा क्लॉज है। फाइंड आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्लॉज ढूंढना है कि ये जो पार्ट है हु केम हियर, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ट्राई करो। फटाफट से आंसर करें। चलो बढ़े आगे। आज आप लोग लगता है आंसर देने के मूड में ही नहीं हो। इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अरे बढ़ क्यों नहीं रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस व्हेन यू राइट द बुक आई शैल हेल्प यू। तो आपको बताना है ये क्लॉज कौन सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा क्लॉज है। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आंसर आ नहीं रहा है या क्या है? चलो चलो अब इसको एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ कि सेकंड वाले क्वेश्चन का क्या सीन था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु केम हियर, जो यहाँ आया था। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? अभी नाउन क्लोज को पहचानने के लिए मैंने क्या कहा कि वहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, तो वो पूरा का पूरा जो क्लॉज था वो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा था। अब यहाँ देखेंगे आप कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया हुआ है? नाउन आया है। तो ऐसा वाक्य जहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन मिले या प्रोनाउन मिले, उसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है,
और ये इसका एंटीसीडेंट बन जाता है, तो ऐसे केस में ये कहलाता है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है, तो हु केम हियर ये क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बना था हमारा, बी। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या बना था यहाँ पे, बी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द क्लॉज इन दिस गिवन सेंटेंस। तो वंस अगेन मैंने क्या समझाया कि क्लॉज वो होता है जो कंजक्शन की सहायता से बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई सीन है ही नहीं कि सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद, कुछ ऐसा नहीं है। व्हेन यू राइट द बुक, जब तुम ये किताब लिखते हो, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब ये तुम किताब लिखोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये टाइम को दर्शा रहा है। टाइम को दर्शाने वाला जो क्लॉज होता है वो क्या करता है, वो जाना जाता है एडवर्ब के नेम से। तो व्हेन यू राइट द बुक, जब तुम ये किताब लिखोगे, तो ये कैसा क्लॉज हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। क्या हो गया ये आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों क्लॉज आपको। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्राई कीजिए। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है यहां पर सही सेंटेंस। इन पांचों में से कौन सा वाक्य सही है, इन पांचों में से कौन सा वाक्य सही है, बताओ। बना आंसर, चलिए तो देखो यहां पर कौन सा वाक्य सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई प्रकार से एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। आई नो हर सिंस 1985। मान लो आप कहो, आपका कमेंट दिख रहा है ज्योतिष ना मुझको, है ना, जैसे कि आप कहो कि भाई मैं उसको 1985 से जानता हूं, तो बहुत टाइम हो गया आपको, तो यस बहुत सारा टाइम पीरियड हो गया, तो सिंस के साथ ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि करते भी नहीं है। सिंस जब जब आता है, इसका एक बात तो फिक्स है कि सिंस के साथ जो एस्पेक्ट रहता है वो आपका परफेक्ट रहता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको बाहर कर दो। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसको भी बाहर कर दो। ये तीनों के तीनों परफेक्ट है। अब कौन सा आना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या ओनली परफेक्ट। तो नो जो है एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं करते, तो इसको भी हम कर देंगे बाहर, दोनों को। आंसर क्या बचा, आंसर बचा ई। आई हैव नोन हिम सिंस 1985। मैं उसे सन 1985 से जानता हूं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऐसा भी नहीं है कि आया नहीं है एग्जाम में, नो डाउट एग्जाम में आया है, टीचिंग एग्जाम्स में भी आया है करेक्शन करने के लिए। सो नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। मैंने कहा आज का लेवल बहुत शानदार है, इस क्लास को मिस मत करना। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, बताओ इन पांचों में से कौन सा सही वाक्य है। मैंने खुद ने ये सेट बनाया बैठ के। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इन पांचों में से कौन सा सही सेंटेंस है, ट्राई करिए फटाफट से, टाइम अप। चलो आंसर आ गया है यहां पर बी। देखें, विच बुक हैव यू रीड लास्ट, देखो आ गया, शशांक का आंसर आ रहा है सी। ध्यान रखना एक बात हमेशा, क्या ध्यान रखनी है आपको, एक बात हमेशा कि यहां पर लास्ट ईयर दिया है, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली टेंस तक पहुंच सकते हैं। तो जब जब एग्जाम में आपको लास्ट दिख जाए, या एग्जाम में आपको अगो दिख जाए, या एग्जाम में आपको बिफोर दिख जाए, ऐसे केस में जो टेंस यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब चेक करते हैं कि भाई यहां पर पास्ट इंडेफिनिट कहां पर है। ठीक है, अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका, ये है आपका क्या, प्रेजेंट और परफेक्ट, तो इसको बाहर किया। ये क्या है, पास्ट, और ये क्या है, परफेक्ट, तो इसको बाहर किया।
ये क्या है पास्ट, लेकिन रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही रहता है, रीडेड नहीं होता, तो ये गलत बना दिया गया है। डिड यू रीड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये बिल्कुल सही है, और यहां पर डायरेक्ट प्रेजेंट यूज किया तो ये भी इनकरेक्ट है, तो सही फॉर्मेट क्या बना यहाँ पे डी। विच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर, पिछले साल तुमने कौन सी किताब पढ़ी थी। नेक्स्ट वन, द वाटर फिल्ड द glasses with water, sorry, the waiter filled the glasses with water, वेटर ने ग्लासेस को पानी से भर दिया था। अब आपको बताना है इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेट कैसे बनेगा, ट्राई करो। आज आप लोग बहुत स्लो आंसर कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। टाइमर लगा हुआ है, उसी टाइम में आंसर कर दीजिए। चलिए बढ़े, रोशन का आंसर आ गया है, प्रीति का आंसर आ गया है। कम टाइम में करने के लिए सिंपल ऑप्शन है हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाटर सिंगुलर है तो वर्ब तो वैसे ही नहीं आना चाहिए, ग्लासेस प्लुरल है, वर्ब यहाँ ठीक है, वेटर सिंगुलर है, बट ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, है ना, और ये इनकरेक्ट है ही, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। वेल डन एवरीवन जिन्होंने बी आंसर किया। She took the dog for a walk, वह कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाती थी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पैसिव फॉर्मेट बनेगा। She took the dog for a walk। टाइम अप होते ही मैं क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ जाऊंगी, आप लोग आज बहुत स्लो आंसर कर रहे हो, एंड 5 सेकेंड आर रेस्ट। 5 4 3 2 1 फटाफट आंसर करें। तो वंस अगेन प्रीवियस पैटर्न पर ही बेस्ड है, यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है, तो इसको हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर सेकंड फॉर्म है, यहां पर सेकंड फॉर्म है एलिमिनेट, थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, ये सेकंड फॉर्म है एलिमिनेट। राइट आंसर इज ए, द डॉग वाज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर। नेक्स्ट वन, We must take care of living species on earth। इस सेंटेंस का आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ट्राई कीजिए एंड ट्राई टू गिव द आंसर विद इन 30 सेकेंड। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्विक। क्या आंसर बनना चाहिए भाई, देखो अब यहां पर क्या दिया है, मस्ट टेक दिया है। मस्ट क्या है, मस्ट अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, तो जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं वो अपने साथ कौन सी फॉर्म लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब इनका पैसिव बनाया जाता है मॉडल के बाद क्या लगाया जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चेक करते हैं कहां पर ऐसा है, यहाँ आर टेकन है, यहाँ हैड बीन टेकन है, यहाँ विल बी टेकन है। राइट आंसर क्या हो गया, बी। अ लिविंग स्पीसीज on earth must be taken care of by us। next question, it is being read by us, आपको बताना है इसका एक्टिव फॉर्म बनाओ। your time start। जितना टाइम गिवन है उसमें ही आंसर करिए। बहुत सिंपल है इसको ढूंढ पाना। देखो अब हमें क्या करना है, ये हमें पैसिव फॉर्मेट दे दिया, इसको हमें एक्टिव में लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बीइंग लिखा हुआ है, इस बीइंग ने हमें क्या दर्शाया कि वाक्य कहीं ना कहीं एक्टिव का किस में रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, क्योंकि बीइंग केवल एक ही कंडीशन पर आती है, जब सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है, तभी हम उसको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसी बेसिस को हम देखें तो यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ भी रीड की आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ भी रीड की आईएनजी फॉर्म नहीं है, केवल यहाँ पर है, तो यही सही आंसर होगा। वी आर रीडिंग इट, इट इज बीइंग रेड बाय अस, क्यों भाई, ए आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 10, आई एम श्योर द प्रिंसिपल इन हिज रूम। यहां पर आपको एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब का चुनाव करना है। ट्राई करिए। आज का ये समझ लीजिए कि आज के पेपर में मैंने पूरी कोशिश की है हर टॉपिक को डालने की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं क्लॉज से शुरुआत हुई, क्लॉज मिला आपको, एक्टिव पैसिव मिल रहा है आपको, एंड वर्ब फॉर्म मिल रही है आपको, मॉडल्स मिल रही है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है आज के मॉक टेस्ट में। बन गया? चलो ध्यान दो कि जो शुड है, शुड मॉडल वर्ब का यूज कहां करते हैं? शुड मॉडल वर्ब का यूज जनरली एडवाइस देने के लिए किया जाता है। कैन का जो यूज किया जाता है एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। मस्ट का जो यूज किया जाता है वो नेसेसिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य होना ही होना है ना। आवश्यक मतलब जरूर होना है, एबिलिटी मतलब योग्यता। सो आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, द प्रिंसिपल इन हिज रूम, कि प्रिंसिपल अवश्य उनके रूम में है। तो निश्चित हो गया, तो निश्चित हो गया तो सलाह की बात नहीं हुई, एबिलिटी की बात नहीं हुई, किसकी हुई? प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम, प्रिंसिपल अवश्य ही उसके रूम में होगा। नेक्स्ट, यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, तुमको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी मॉडल वर्ब है जो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठती है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखो, जब आप किसी बात को लेकर 90% या 99% सुनिश्चित हो, तब आप मस्ट का प्रयोग करते हो। ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं? ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी के लिए ऐसी एडवाइस देनी हो, नैतिक शिक्षा की बात करनी हो। हम नैतिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ऐसे केस में क्या आता है? ऐसे केस में ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, हमें इतने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें अपने फ्लैग का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ऐसी चीजें नैतिक शिक्षा की बातें। शुड जो होता है जनरली एडवाइस देने के लिए कि तुमको ये करना चाहिए। तो एडवाइस और नैतिक शिक्षा में फर्क है। तो ये जो है कि अपने माता पिता का हमें आज्ञा मानना चाहिए, ये एक नैतिक शिक्षा की बातें हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, you stood by your sister when she was in difficulty. ट्राई करो, इसमें क्या बनेगा? ये स्टूल गलत हो गया, नहीं मैं सोचू स्टूड है, इट शुड बी स्टूड, स्टूल नहीं है, थर्ड फॉर्म स्टूड। You stood by your sister when she was in difficulties. जब वो परेशानी में होती है तो तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। बताओ क्या आंसर बनेगा? जब तुम्हारी बहन परेशानी में हो तो तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात, ought to जो है अपने आप में एक मॉडल वर्ब होती है, और यहाँ पर ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ought to के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्टूड जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म में से है, तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। शुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, एंड ought to के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है। शुड हैव वही की एडवाइस के सेंस में, जबकि ये तो सिंपल सी बात है, ये तो नैतिक शिक्षा की बातें हैं कि भाई हमें कोई एक ऐसी एडवाइस दे रहा है जो हमारे नैतिक शिक्षा को क्या बनाती है? सफल बनाती है। जैसे कि तुमको कोई ऐसी मूवी बोल दी जिससे तुम इंस्पायर हो कि तुमको ये मूवी देखनी चाहिए, तो वहां पर शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे, है ना। अब ऐसी कहा कि भाई तुम्हारी अगर बहन परेशानी में है तो तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, तो ये कोई सलाह नहीं है, ये करना चाहिए उसको, है ना। तो ये क्या आएगा? यू ought to have stood by your sister when she was in difficulties। ठीक है, तो आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन मॉडल का। यू प्लीज हेल्प माई सन, क्या तुम मेरे बेटे की मदद कर सकते हो? बनाओ, सिंपल है और फटाफट से आंसर करो टाइमर के अंदर। चलिए ध्यान दीजिए, कैन का जो यूज किया जाता है जनरली यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त से कुछ मांग रहे हो कि कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई टेक योर पेन, ऐसे। बट जब आप किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हो, जब आप किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हो या जब आप किसी से पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हो, है ना, तो ऐसे केस में जो आता है वो क्या आता है? कुड आता है ना, पोलाइट वे में बड़े प्यार से कुड आता है। तो यहां पर हमें पोलाइट कैसे पता चल रहा है? प्लीज से। तो प्लीज ने क्या बोला? कृपया। एक तो ये कि हमने डायरेक्ट किसी कह दिया क्या आप अपना पेन दे सकते हैं। दूसरा, क्या कृपया करके आप अपना पेन दे सकते हैं? कृपया करके। तो यहां पे थोड़ा पोलाइट हो गया इंसान। पोलाइट हो गया तो क्या आएगा? कुड आएगा। कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो कुड यू प्लीज हेल्प माई सन, क्या आप कृपया करके मेरे बेटे की मदद कर सकते हो? कृपया करके। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट वन, इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। इस सेंटेंस को ट्राई करो बनाने का कि क्या आना चाहिए। ही कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट, उसे आज रात की पहली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। उसे आज रात की पहली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ओके, चलिए ओवर हो गया टाइम। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे हैव, जब जब हैव आता है ये इज टू, वॉज टू, जब भी आप समझना बी फॉर्म के बाद टू लग जाए तो ये शो तो करते हैं क्या? कंपल्शन शो करते हैं। कंपल्शन मतलब कोई काम आपको करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी बन गई है। कंपल्सन का मतलब यही होता है, मजबूरी है, मजबूरी बन गई कि यार मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई एम टू गो देयर, है ना। ऐसे ही कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट, आज रात की उसको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि जब हम डायरेक्ट बी के बाद टू का यूज करते हैं तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो हैज टू हो, चाहे वो हैव टू हो, चाहे वो इज टू हो, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर हैव लग जाता है तो फिर इनके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि हैव जो है परफेक्ट एस्पेक्ट को दर्शाती है। आप देखना कभी भी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट जब यूज करते हो तो हैव आता है, पास्ट परफेक्ट यूज करते हो तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड आता है, फ्यूचर परफेक्ट जब यूज करते हैं तो हैव आता है। तो ये परफेक्ट दिखाने के लिए आता है, इसीलिए थर्ड फॉर्म आना अनिवार्य है, जबकि ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए, ही इज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इजी से इजी एंड हार्ड से हार्ड, एंड आई एम ट्राइंग कि आपको हर वो लेवल दिया जाए, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, ताकि आप कहीं पर भी ना चूको। तो क्वेश्चन हमारे साथ स्क्रीन पर है, यहां पर आपको इन चारों वाक्यों में से पहचानना है कौन सा ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होता रहा है, चाहे वो आपका टैट हो, सुपर टैट हो। तो यस, ये एक पैट क्वेश्चन है, ये पैटर्न टैट है एग्जामिनर का। देखो, दिस बुक इज माई, माई क्या है? माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद एक शर्त होती है कि इसके बाद नाउन आना अनिवार्य है। अगर आप माई का प्रयोग करते हो तो कभी अकेले नहीं कर सकते, इसके बाद नाउन लेके ही आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो अकेला है, इसका मतलब ये वाक्य गलत हो गया। दिस बुक इज मी, यहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जब तक एक्शन नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है कि दिस बुक इज मी, यह किताब मैं हूं, तो ये इनकरेक्ट सेंस हो गया। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, किसकी है? मेरी है। तो यहां से एक रिलेशन बता दिया, मेरी है, और ये परफेक्ट भी है क्योंकि ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसके बाद हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते, यानी कि ये बिल्कुल 101% क्या है? सही है।
अब ये जो है माइन, माइन के बाद कभी नाउन नहीं आता, माइन के बाद कभी नाउन नहीं आता, इसीलिए डी क्या हो गया, गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करते, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट, ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन आया था, ये मैंने अपनी तरफ से फॉर्म कर दिया है प्रीवियस ईयर में। पैटर्न यही है, तो दिस इज ब्लैंक शर्ट, आपको बताना है कौन सा एप्रोप्रिएट यहां पर फॉर्म आना चाहिए, योर्स, योर्स, योर्स या योर। तो वंस अगेन ये क्या है आपका पॉजेसिव, क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है चूंकि तो इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, जबकि यहां तो नाउन है, तो इसको बाहर करते हैं। जितने भी प्रोनाउन होते हैं उन पे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस केस यूज ही नहीं करते, तो दोनों बाहर हो गए। राइट आंसर क्या बनेगा, डी, दिस इज योर शर्ट। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, एंड इसके बाद अभी अभी मैंने कहा कि नाउन आना नेसेसरी है, तो नाउन यह पहले से मौजूद है, योर का यूज करेंगे तो सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा कि दिस इज योर शर्ट, यह आपकी शर्ट है। ठीक है, चलो, तो ये ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन सिंपल होता है बट ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाते हैं जिससे आप सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इज योर फादर इन द क्राउड, इस भीड़ में तुम्हारे पिताजी कौन से हैं। आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा प्रोनाउन यहां पर सही रहेगा। चलो बताओ, चलिए, नाइस क्वेश्चन। अच्छा, मैं हिंदी दोबारा बोलती हूँ, इस भीड़ में से तुम्हारे पिताजी कौन से हैं, कौन से, या मैंने ये कहा कि इन भीड़ में तुम्हारे पिताजी कौन हैं, कौन से हैं, कौन से, चॉइस। तो जब जब चॉइस की बात होती है, बहुत सारे लोग हैं और वहां से बताना है कि इनमें से कौन सा है, तो चॉइस के लिए हमेशा पर्सन के लिए हम विच का यूज करते हैं। विच का यूज जनरली थिंग्स के लिए किया जाता है, लेकिन जब बात आती है चॉइस की, जब बात आती है सिलेक्शन की, तो हमें क्या यूज करना होता है, विच। विच इज योर फादर इन द क्राउड, इस भीड़ में तुम्हारे पिताजी कौन से हैं। तो यहां से हु, whom, whose एलिमिनेट। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर इसको करके आएंगे, हु को, लेकिन ये बात है फैक्ट की, कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड, इस सेंटेंस का आपको सही पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, सो ट्राई कीजिए। हालांकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, चलो देखते हैं कौन पहचान पाता है। और ये वर्ड अपने आप में स्पेलिंग की वजह से भी इंपॉर्टेंट है, बट आप आंसर करो तब मैं बताती हूँ। चलिए, बन गया। नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हो एक 30 सेकंड में, तो इसका मतलब है पढ़े नहीं हो आप। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी, जिसके लास्ट में FUL लगा होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, बस इतनी सी बात है। जैसे ब्यूटीफुल, जैसे केयरफुल, होपफुल, स्किलफुल। अब स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग एग्जाम में कई बार गलत करके दे दी जाती है, लाइक स्किलफुल ऐसे दे देंगे, और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ध्यान कैसे रखोगे, रूल है इसमें, रूल ये है कि ये इसकी स्पेलिंग स्किल ही होती है, लेकिन जब इसमें FUL सफिक्स ऐड करते हैं तो इस वाले L को बाहर कर देते हैं, स्पेलिंग बन जाता है SKILFUL, स्किलफुल। तो स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है जी, क्लियर। इसमें क्या दे दिया, एक सेकेंड, आंसर क्या कर दिया, एडवर्ब गलत कर दिया है, एडवर्ब नहीं है ये, आंसर होगा सी,
सी आंसर होगा। एडवर्ब तब बनता जब इसमें ly जोड़ देते। अगर हम इसमें स्किलफुल में ly जोड़ेंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, ये हो जाएगा स्किलफुली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। ही डाइड मलेरिया, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। आज मैं ढूंढ ढूंढ के आपको सारे क्वेश्चंस लेके आई हूं जो आपके एग्जाम में आने की काफी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ही डाइड मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया था। एक सेकेंड, हाँ चलो देखो, ध्यान रखिएगा, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया ऑफ मलेरिया। जब आपको बीमारी का नेम दिया हो, बीमारी का नेम पता हो, नाम पता हो, तो ऐसे केस में डाइड के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। ठीक है, जब हमें क्या पता हो, बीमारी का कारण पता हो, तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, डाइड फ्रॉम। ठीक है, और जब हमें ये पता हो कि ये व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया है तो हम क्या यूज करते हैं, डाइड इन। ठीक, तो इनको आउट कर देते हैं, फ्रॉम को आउट कर देते हैं, विद को आउट कर देते हैं, आंसर क्या होगा, ऑफ। इंपॉर्टेंट है, नोट याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड वेरियस एग्रीमेंट। आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सी सही प्रीपोजिशन आएगी। बन गया, चलो ध्यान रखना, जब जब एग्रीमेंट की बात हो, जब जब एग्रीमेंट की बात हो तो हमेशा एंटर के साथ इनटू आता है। अदरवाइज इन जनरली अगर हम देखेंगे तो इसके साथ, एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, नो प्रीपोजिशन। लेकिन जब बात होती है किसकी, एग्रीमेंट की, तो क्या आता है, एंटर के साथ इनटू आता है। अगर ये लिखा होता शी एंटर्ड, हाँ शी एंटर्ड द क्लास, है ना, ऐसे लिखा है, तो एंटर के बाद यदि है इनटू लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटर के बाद जनरली कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। यहां पर नहीं यूज करना है, यहां पर एग्रीमेंट की बात हो रही थी तो यहां क्या आएगा, इनटू आएगा। नेक्स्ट वन, ही इज ब्लाइंड लेफ्ट आई, इंपॉर्टेंट, ही इज ब्लाइंड लेफ्ट आई, वह बाई आंख से क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रीपोजिशन रूल है। जब जब बात होगी उल्टी आंख की, है ना, या एक आंख से कोई भी व्यक्ति है, देख नहीं पाता है, तो ऐसे केस में हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, इन आती है, ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई। एक और चीज यहां से याद रख सकते हो आप, मान लो ये तो होगी कि आंख से व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, एक ये भी होता है कि कई बार हम अपने बच्चों के प्रति अंधे हो जाते हैं या अपने रीति रिवाजों के प्रति अंधे हो जाते हैं, तो जब वो एक अंधविश्वास के सेंस में आता है तो ब्लाइंड टू का यूज करते हैं। किस सेंस में, अंधविश्वास के सेंस में, कि भाई ये तो जैसे कहते हैं ना, ये तो उसके प्यार में अंधा है, ऐसे बोल देते ना, उसके प्यार में अंधा, ऐसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो इस टाइप से, तो वो आंखों से अंधा नहीं है, लेकिन हाँ है, अंधविश्वास है, तो ब्लाइंड टू ऐसे केस में यूज किया जाता है, जबकि आई के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लाइंड इन। नेक्स्ट, ही वॉज एक्यूटेड द क्राइम,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स प्रीपोजिशन रूल है यहां पर। एक्विट का मतलब होता है रिहा। एक्विट के साथ भी हमेशा ऑफ यूज किया जाता है। रिहाई के लिए और आरोप के लिए, दोनों के लिए हम ऑफ यूज करते हैं। एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप, किसी पर दोष आरोपण लगा है तो भी हम ऑफ का यूज करेंगे, और रिहाई की बात होगी तब भी हम ऑफ का यूज करेंगे, बट ओ डबल एफ ऑफ नहीं, ओ एफ ऑफ। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक ऑफ सहारा एयरलाइंस हैज बीन फाइनलाइज्ड। यहां पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब का चुनाव करना है। जहां तक मैंने देखा, जब एक हायर लेवल एग्जाम हमें देखने को मिला, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, है ना, तो अगर कोई केबीएस कंडक्ट करा रहा है या कोई भी सेंट्रल में जैसे DSSB है, इन्होंने अगर टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं तो वहां पर हमें फ्रेजल वर्ब भी देखने को मिली है। तो क्योंकि आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा बीपीएससी कंडक्ट कराएगा, नो डाउट एक अच्छा लेवल आपको मिलेगा, तो दैट्स वाई फ्रेजल भी आपके लिए थोड़ी सी यहाँ मौजूद है। तो टेक ऑफ का मतलब जो होता है वो क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। जरा सोच के देखो यार बात किसकी हो रही है। द ब्लैंक टेक ऑफ सहारा एयरलाइंस हैज बीन फाइनलाइज्ड, कि सहारा एयरलाइन को एक अंतिम पड़ाव मिल चुका है। तो यहाँ पे उड़ान की बात नहीं हो रही, ओवरटेक तो समझते ही हैं आप, हाँ, तो टेक ओवर होगा। यहाँ पे क्या होगा? टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है कि इसको एक प्रोजेक्ट मिल गया है। तो द टेक ओवर ऑफ सहारा एयरलाइन हैज बीन फाइनलाइज्ड। तो राइट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या बनेगी? सी। नेक्स्ट, द रोबर्स हिज हाउस लास्ट नाइट। इस टाइप का हमें देखने को मिला है अलग अलग प्रीवियस ईयर में। तो मैंने आज आपको ये सारे, ये समझ लो कि आज आपको क्रीम मिल रही है, कहते हैं ना क्रीम क्रीम एकदम, वो चीज आज के पेपर में। द रोबर्स हिज हाउस लास्ट नाइट, कल उसके घर में डकैतों ने क्या किया? डकैत जबरदस्ती घुस गए। तो डकैत जितने भी होते हैं, रॉबर्स का मतलब क्या होता है? डकैत नहीं, वो एक तरीके से क्या होता है? लुटेरे होते हैं जो जबरदस्ती से घुस जाते हैं, जो बल की सहायता से प्रवेश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉक वॉट। हाँ, देखो ब्रॉक डाउन का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से अपने इमोशंस के बल पर टूट चुका है। मान लो कोई किसी से अलग हो गया, टूट गया, बिखर गया, तो ब्रॉक डाउन का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से बिखर जाना। तो ये ब्रॉक डाउन नहीं होगा। ब्लो आउट मतलब भुजा देना, एंड यहां पर है ब्रॉक इनटू। ब्रॉक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती करके घुस जाना। तो ये हो गया इसका आंसर, फोर्सफुली एंटर करना। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम एंड फ्रेज, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, वेल डन आरती ठाकुर। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है कि अपने स्वार्थ के लिए आपने कोई भी काम किया, कोई भी सेवा की, कुछ भी किया आपने अपने स्वार्थ के लिए किया, है ना। तो अ प्राइवेट एंड टू सर्व, कोई भी काम स्वार्थ के लिए करना, स्वार्थ के लिए कार्य करना, उसको हम क्या कहते हैं? एन एक्स टू ग्रिड। To fail to arouse interest, to have no result, to walk for both sides in correct sense. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 26, टू बी above board। ये भी अपने आप में एक इडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। टाइम अप होने वाला है, फटाफट आंसर करें। टू हैव अ गुड हाइट, एक अच्छी हाइट होना। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी डील में क्या? ईमानदार रहना। हैविंग नो डेब्ट्स, कोई भी ऋण ना होना। टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, सुंदर बनने का प्रयास करना। तो ये इनकरेक्ट है।
कोई भी, टैप का मतलब क्या होता है, ऋण, कोई भी ऋण ना होना, इनकरेक्ट। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, बिल्कुल सही है, और ये इनकरेक्ट है। अब बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार। ध्यान रखना, इसके लिए हम डायरेक्ट वर्ड ऑनेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। कई बार इसका वो पूछ लिया जाता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या हो जाता है, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट के साथ साथ आप एक और वर्ड याद रख सकते हैं, नेविश। नेविश का मतलब भी क्या होता है, बेईमान। एक क्वेश्चन कराते होंगे आपके सर, एक बेईमान दुकानदार 1000 किलोग्राम के बट्टे के स्थान पर क्या करता है, नहीं, 1000 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोल के देता है। कुछ ऐसा होता है ना। टू क्राई वॉल्फ, इस इडियम फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू चंपेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। क्राई वॉल्फ, अरे यार थक गई मैं। चलिए आ गया सभी का आंसर। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है टू गिव फॉल्स अलार्म। सबने एक कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, भेड़िया आता ही नहीं था, भेड़िया आया बचाओ बचाओ बचाओ, आया ही नहीं भेड़िया। जब भेड़िया आया तो गांव वाले बचाने भी नहीं गए। तो वही है क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठा क्या देना, अलार्म देना। स्टारवेशन वर्ड याद रख सकते हो, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी या गरीबी भी कह सकते हो। स्टारवेशन, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए यहीं पर। अब बताओ आपका स्कोर कितना रहा, 25 या 26, जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, व्हाट्स योर स्कोर। मैं तब तक पीडीएफ सेंड करती हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे आज लग रहा है, आज तो आप लोग ऐसे हो गए हो जैसे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे आप लोगों ने आज आंसर किए, आई डोंट नो व्हाई, बट यस। कितना स्कोर हुआ। आज का क्वेश्चन पेपर रट डालना, बहुत अच्छा लेवल है। डर बहुत लग रहा है, डर, पता है हमें डरना ही नहीं चाहिए। बस टाइम अप हो गया क्या, ज्वाइन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ही रहा। जिंदगी में बस डरो ही मत। डर जब हावी हो जाता है तो फिर जो हम सोचते हैं वही होता है। इसीलिए विश्वास करना सीखो। सबसे पहले दिमाग में ये सोचो कि जितना मैंने किया उस पर तो 100% करूंगा ही, ऐसे सोचा करो। अगर आप ऐसे सोचोगे, यार अभी एग्जाम आ रहा है 24 को, क्या होगा कैसे होगा, आज 21 तारीख हो गई, 22, 23, 24, 2 ही दिन बचे हैं, क्या होगा कैसे होगा, नो, ऐसे मत सोचिए। और ये भी नहीं कि हड़बड़ाहट, या जीके कैसे करूं, जीएस कैसे करूं, इंग्लिश कैसे करूं, मैथ्स कैसे करूं, ऐसे नहीं करते। एग्जाम से पहले एकदम काम डाउन रहो, क्योंकि मेहनत जो होती है वो हमारे पिछले 4 महीने की मेहनत होगी, पिछले 6 महीने जो आपने मेहनत की होगी। इन 3 दिनों में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन इन 3 दिनों में अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत चीजें आप सीख जाओगे। इन 3 दिनों में अगर आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर या जितना ज्यादा मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे वो काम आएगा, रेदर देन कॉपी उठा के आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो या कोई चीज याद कर रहे हो। याद करने का भी समय नहीं है ये, किस चीज को रिवाइज करने का भी समय नहीं है ये। बिलीव मी, ये सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने का समय है, क्योंकि ये चीज तुमको याद रहेगी जब आप पेपर दोगे कि हाँ ये मैंने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि माइंड आपको तुरंत याद दिलाता है, ये तो मैंने कल ही किया था।
ऐसे आपको याद दिला देगा। ठीक है जी, तो डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होता है। ओके, हर मैदान फतेह करिए, अच्छा होगा, बेस्ट करिए। और एस्टेट में कौन कौन बैठने वाला है, एस्टेट की तैयारी कौन कौन कर रहा है? एस्टेट की परीक्षा में बैठेंगे तो वहां फायदा होगा। पढ़ाई तो कभी वेस्ट जाती ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट यही है। वेल डन चंदन जी, सबसे बेस्ट। मैं आपको ट्रिप थोड़ी सी मैं आपको बस इतना ही मोटिवेट करना चाहूंगी, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैंने भी किए एग्जाम, तो मैं बहुत जल्दी क्लियर कर लेती हूँ तो एग्जाम हो जाता है क्लियर, बट कैसे हो जाता है इतना जल्दी क्लियर? क्योंकि हमने, ऐसा नहीं कि मैथ को पूरा पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस ज्यादा की है। ऐसा नहीं कि मैंने जीके जीएस को ज्यादा पढ़ा है, नहीं, मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की है। कि रीजनिंग को ज्यादा पढ़ा है, नहीं, मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की है। इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ा है, नो, मैंने प्रैक्टिस पे ज्यादा मेहनत की है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस पे मेहनत करोगे, प्रैक्टिस कैसे करनी होती है? जब हम पढ़ रहे होते हैं फ्रेशर, तब तो नो डाउट हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए और साथ साथ हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने चाहिए। लेकिन जब हमारा एग्जाम नजदीक होता है तो हमें सिर्फ एक एडवाइस दी हमारे टीचर ने कि जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक हो तो 15 दिन पहले से आप पर डे 2 से 4 मॉक टेस्ट लगाओ। अगर तुमसे 4 नहीं होते तो 3 करो, जिसकी जैसा टाइम है जिसके पास। 3 नहीं होते तो 2 करो, 2 नहीं होता तो 1 करो, लेकिन बिल्कुल नहीं करोगे तो तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। जिसके पास कम समय है, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट बाहर से मार्केट से उठाओ और इसको टाइमर लगाओ 1 घंटे का, जितने घंटे का एग्जाम, और बैठो इसको लेके, और पेपर इसको होने के बाद इसको याद करो, इसको रिवाइज करो और करो। तभी आपको, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत कुछ लेते हैं, सब पढ़ा हुआ होता है, हमें समझ में आना चाहिए कि यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किस तरीके से क्या। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, है ना। देखो, अगर हमारा नाउन है तो मान लो नाउन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। अब हमें यही तो पता करना है कि टीचिंग एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है, कि एरर ज्यादा पूछी जाती है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्यादा पूछा जाता है, कि सिंगुलर पूछा जाता है, कि प्लूरल पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन नाउन से बनता है। नाउन तो बहुत आसान है, तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है, यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल वापिस से एक शानदार मैं मॉक टेस्ट लेके आने वाली हूँ, तो ये मॉक टेस्ट आज का अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, रट लीजिएगा, और कल का और शानदार होगा, क्योंकि कल के में वोकैब शामिल होने वाली है, आज के में इडियम्स एंड मैंने फ्रेज शामिल किए, कल के में वोकैबलरी शामिल होगी, और साथ ही साथ आपको एक क्या मिलेगा, पैसेज भी मिलने वाला है। तो कल का मॉक टेस्ट आपको अगेन नहीं छोड़ना है। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छा पैटर्न में लेके आऊं, जैसे मैं आज लेके आई हूं, है ना। हाँ, पैसेज का ट्रिक कल कराने वाले हैं, और आज शाम की 7 बजे वाली क्लास भी जरूर अटेंड करना, जिसके पास वक्त हो जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं पूरा आपका वही पैटर्न, वही चीज लेके आ रही हूँ जो आपको जरूरत है। ठीक है, ओके। अच्छा लगा आज का टेस्ट आपको? हार्ड तो नहीं लगा या ज्यादा हार्ड था? चलिए, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन आगे आगे होगा, बस आपको पढ़ना सीखना, प्रैक्टिस करो। किसी भी बड़े से बड़े उसको देख लेना तुम, किसी भी बड़े से बड़े टॉपर को देख लेना, सबने सिर्फ यही कहा होगा, मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए, मैंने इतनी प्रैक्टिस की। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, पेशेंस, परसिस्टेंस, 3 चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, परसिस्टेंस मतलब लगातार रहना चीजों में, और पेशेंस मतलब धैर्य। इन तीनों चीजों को अपने साथ रखिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, एंड 5 स्टार दे दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।